हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बेसिक कंसेप्ट्स पर। तो जैसा कि आपको पता है, हम पिछली वीडियो में नागरिकता के ऊपर बात कर चुके हैं और हम इस वीडियो में अब बात करेंगे कि भारतीय नागरिक को भारतीय संविधान द्वारा किस प्रकार के मौलिक अधिकार प्राप्त हैं। यदि आपने मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ जाके देखें, और आपको पिछले वीडियो की पीडीएफ और इस वीडियो की पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे चुका हूं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। तो गाइस, बात करते हैं मौलिक अधिकार यानी फंडामेंटल राइट्स, जो भारतीय संविधान के भाग 3 और अनुच्छेद 12 से 35 के बीच दिया गया है। यदि हम मौलिक अधिकारों को परिभाषित करने की कोशिश करें तो मौलिक अधिकारों को सभी नागरिकों के बुनियादी मानव अधिकार के रूप में परिभाषित किया गया है। ये सभी अधिकार नस्ल, जन्मस्थान, जाति, पंथ या लिंग के भेद के बिना सभी पर लागू होते हैं। तो ये इस प्रकार हम मौलिक अधिकारों को हम परिभाषित कर सकते हैं। अब आगे बात करते हैं कि मौलिक अधिकारों को संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। जी हाँ, बिल्कुल, ये कई बार सवाल बनता है कि संविधान का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है। तो संविधान का मैग्ना कार्टा मौलिक अधिकारों को कहा जाता है, ये बात ध्यान रखना। मूल संविधान में नागरिकों को 7 प्रकार के मौलिक अधिकार प्रदान किए गए थे, लेकिन 44वें संशोधन 1978 में जो हुआ था, उसके द्वारा संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया या निरस्त कर दिया गया। इसलिए अब संपत्ति का अधिकार कोई मौलिक अधिकार नहीं रह गया है, ये अब कानूनी अधिकार है। वर्तमान संविधान में 6 मौलिक अधिकार लोगों को प्राप्त हैं, जो हैं समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार और संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, और लास्ट है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो गाइस, बात करते हैं पहले मौलिक अधिकार समानता के अधिकार पर, जो भारतीय संविधान में अनुच्छेद 14 से 18 के बीच आता है। आइए हम इन अनुच्छेदों को बारी बारी से समझें। अनुच्छेद 14, ये अनुच्छेद 14 कहता है विधि के समक्ष समता एवं विधियों का समान संरक्षण का अधिकार, यानी कानून के नज़र में सब समान हैं। और ये सिर्फ भारतीय नागरिकों तक सीमित नहीं है, बल्कि अगर विदेशी नागरिक भी भारत आते हैं तो उन पर ये अधिकार लागू होता है। अनुच्छेद 15 के अनुसार धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्म के स्थान पर विभेद का प्रतिशोध किया गया है, यानी कोई भी व्यक्ति किसी व्यक्ति के साथ उसके जन्म या फिर उसके धर्म या जाति को लेकर भेदभाव नहीं कर सकता है। इसके साथ ही अनुच्छेद 15 भाग 4 राज्य को सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े हुए नागरिकों तथा अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों की उन्नति के लिए विशेष उपबंध करने की अनुज्ञा देता है। और अनुच्छेद 15 केवल भारतीय नागरिकों के संबंध में है। तो गाइज, ये था अनुच्छेद 15। अब अनुच्छेद 16 की बात करते हैं। तो अनुच्छेद 16 के अंतर्गत लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता का प्रावधान है। इसके साथ अनुच्छेद 16 भाग 4 को सरकारी सेवाओं में पिछड़े वर्गों के लिए पदों के आरक्षण की शक्ति प्रदान करता है, यानी सभी लोगों को अवसर समान मिलेंगे किसी भी लोक नियोजन के विषय में, लेकिन जो लोग पिछड़े वर्ग से आते हैं उनको आरक्षण की सुविधा प्राप्त होगी। तो अब बात करते हैं अनुच्छेद 17 की। अनुच्छेद 17 यह अस्पृश्यता को समाप्त करता है और उसका किसी भी रूप में पालन करने का निषेध करता है। यह अस्पृश्यता से उत्पन्न किसी अयोग्यता को लागू करने को दंडनीय अपराध घोषित करता है। यहाँ अस्पृश्यता से तात्पर्य छुआछूत से है। जैसा कि हमें पता है, ये हमारे दलितों के साथ हुआ करता था, जिसे अब संविधान द्वारा खारिज कर दिया गया और इसे दंडनीय अपराध घोषित कर दिया गया है। तो आइए बात करते हैं अनुच्छेद 18 की। अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंत करता है और इस संबंध में 4 प्रावधान करता है। यह निषेध करता है कि राज्य, सेना या विद्या संबंधी सम्मान के अलावा कोई उपाधि प्रदान नहीं करेगा। इसके साथ यह भी निषेध करता है कि भारत का कोई नागरिक विदेशी राज्य से कोई उपाधि प्राप्त नहीं करेगा। कोई विदेशी राज्य के अधीन लाभ या विश्वास के किसी पद को धारण करते हुए किसी विदेशी राज्य से कोई भी उपाधि राष्ट्रपति की सहमति के बिना स्वीकार नहीं करेगा।
और चौथा और आखिरी प्रावधान कहता है कि राज्य के अधीन लाभ या विश्वास पद धारण करने वाला कोई भी व्यक्ति किसी विदेशी राज्य से या उसके अधीन किसी भी रूप से कोई भेंट, उपलब्धि या पद राष्ट्रपति की सहमति के बिना स्वीकार नहीं करेगा। यानी यह मुख्य तौर पर उपाधियों का अंत करता है और सिर्फ राज्य द्वारा सेना या विद्या के संबंधित सम्मान के अलावा कोई भी उपाधि किसी को प्रदान नहीं करेगा। तो गाइज अब हमने 14 से 18 तक तो समझ लिया है, एक बार देख लेते हैं किसमें क्या है। तो अनुच्छेद 14 में मुख्य तौर से है कानून के समक्ष समानता का अधिकार। 15वें में है किसी भी प्रकार से किसी व्यक्ति के साथ उसके जाति, लिंग या जन्म के स्थान द्वारा भेदभाव नहीं कर सकते। 16 में लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता तथा सरकारी सेवाओं में पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण की शक्ति। अनुच्छेद 17 कहता है यह अस्पृश्यता को समाप्त करता है। अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंत करता है। तो गाइज आगे बात करते हैं अगले मौलिक अधिकार पर। अगला मौलिक अधिकार है स्वतंत्रता का अधिकार, जो भारतीय संविधान में अनुच्छेद 19 से 22 के बीच उपलब्ध है। तो बात करते हैं अनुच्छेद 19 की। यह मुख्य तौर से 6 अधिकारों की सुरक्षा करता है। पहला है वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार। दूसरा है शांतिपूर्ण बिना किसी शस्त्र के एकत्रित होने और सभा या सम्मेलन करने का अधिकार। तीसरा है किसी प्रकार के संघ बनाने का अधिकार। चौथा है देश के किसी भी हिस्से में संचरण करने का अधिकार। और पांचवा है देश के किसी भी हिस्से में बसने का अधिकार। और छठा है किसी को भी व्यापार या कारोबार करने का अधिकार। तो आइए बात करते हैं अनुच्छेद 20 की। अनुच्छेद 20 अपराधों के लिए दोषी के संबंधों में संरक्षण करता है। यानी कोई भी व्यक्ति किसी अपराध के लिए तब तक दोषी नहीं ठहराया जाएगा जब तक उसके द्वारा प्रचलित विधि का उल्लंघन ना किया गया और तथा उससे अधिक दंड उसे नहीं दिया जाएगा जितना उसने अपराध किया है। यानी ये नहीं है कि अगर किसी ने किसी की जेब मारी है तो उसको फांसी की सज़ा दे दी जाएगी। यदि उसने किसी का जेब मारा है तो उसको उसी के हिसाब से सज़ा मिलेगी, ना कि अगर उसको फांसी दे दी जाएगी। तो आइए अब बात करते हैं हम अनुच्छेद 21 की। अनुच्छेद 21 प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण करता है। यानी यह किसी व्यक्ति को विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के बिना उसे उसके प्राण या व्यक्तित्व स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जा सकता है। इसके अंतर्गत 2 बिंदु और आते हैं, जिसमें पहला बिंदु जीवन के अधिकार का अर्थ है कि व्यक्ति को आश्रय एवं आजीविका का अधिकार भी है, क्योंकि इसके बिना कोई व्यक्ति जीवित नहीं रह सकता। और दूसरा बिंदु है कि इच्छा मृत्यु जो है वो मूल अधिकार अब नहीं रह गया है। जीवन के अधिकार के तहत इसे हटा दिया गया है और जिसके तहत सुसाइड करना अब एक कानूनी अपराध है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अब अनुच्छेद 21 क की तरफ, जो है शिक्षा का अधिकार। संविधान के 86वें संशोधन अधिनियम 2002 शिक्षा के अधिकार को मूल अधिकारों में सम्मिलित किया गया है। इसके अंतर्गत 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया है। यानी राइट टू एजुकेशन अब हमारे मूल अधिकारों में सम्मिलित है। अब अनुच्छेद 22 की तरफ बढ़ते हैं। अनुच्छेद 22 कहता है गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण करता है। इसके अंतर्गत 3 प्रावधान है। बंदी बनाने के कारण की जानकारी। दूसरा है बंदी को वकील की सलाह लेने तथा अपने बचाव के लिए प्रबंध करने का अधिकार है। और तीसरा है 24 घंटे के भीतर निकटस्थ मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुति। यानी किसी व्यक्ति ने यदि क्राइम किया है तो उसको यह जानकारी पुलिस द्वारा देनी जरूरी है कि तुम्हें किस बिहाव पे बंदी बनाया जा रहा है। उसके बाद दूसरा है कि अगर वो क्रिमिनल चाहे तो अपना वकील कर सकता है या अपने बचाव के लिए कोई प्रबंध कर सकता है, और उसे 24 घंटे के अंदर किसी निकट मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत करना ही होगा। तो गाइस बढ़ते अपने अगले मौलिक अधिकार पर, जो है शोषण के विरुद्ध अधिकार, जो अनुच्छेद 23 से 24 के बीच आता है, जिसमें अनुच्छेद 23 कहता है मानव के दुर्व्यापार आदि पर प्रतिबंध लगाता है। यानी स्त्री पुरुष और बच्चों के खरीद फरोख्त पर या वैश्य व्यापार या फिर दास दासी प्रथा, सब इस तरह की जो दुर्व्यापार होते हैं उन पर प्रतिरोध लगाता है। और अनुच्छेद 24 कहता है कि बाल श्रम पर प्रतिबंध। इसके अनुसार 14 वर्ष से कम आयु वाले किसी भी बच्चे को कारखाने या अन्य जोखिम भरे कार्य पर नियुक्त नहीं किया जाएगा।
तो बस शोषण के विरुद्ध के अधिकार अंतर्गत ये दो आर्टिकल आते हैं। तो गाइस बढ़ते अपने अगले मौलिक अधिकार पर, जो है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, जो अनुच्छेद 25 से 28 के अंतर्गत आता है। तो संविधान के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को अपनी पसंद के धर्म का पालन करने का अधिकार प्राप्त है। संविधान द्वारा भारत को एक पंथ निरपेक्ष राज्य घोषित किया गया है। तो अब बात करते हैं अनुच्छेद 25 की। इसके अंतर्गत अंतःकरण की स्वतंत्रता दी गई है। इसके अनुसार लोक व्यवस्था, सदाचार और स्वास्थ्य के अधीन रहते हुए सभी व्यक्तियों को अंतःकरण की स्वतंत्रता का एवं धर्म के अबाध रूप से मानने, आचरण तथा प्रचार करने का समान अधिकार प्रदान किया गया है। और अनुच्छेद 26 कहता है धार्मिक मामलों के प्रबंधन की स्वतंत्रता। इसके अंतर्गत यह प्रावधान किया गया है कि लोक व्यवस्था, सदाचार एवं स्वास्थ्य के अधीन रहते हुए प्रत्येक धार्मिक संप्रदाय को धार्मिक संस्थाओं की स्थापना एवं पोषण का, अपने धर्म विषयक कार्यों का प्रबंधन करने आदि का अधिकार प्राप्त है। यानी अपने धार्मिक इंस्टीट्यूशंस खोल सकते हैं और उसके पालन पोषण कर सकते हैं। अनुच्छेद 27 किसी विशिष्ट धर्म की अभिवृद्धि के लिए करों के बारे में स्वतंत्रता है। इसके अनुसार राज्य किसी भी व्यक्ति को ऐसे करों को देने हेतु बाध्य नहीं करेगा जिसकी जमा राशि से किसी विशिष्ट धर्म का पोषण किया जाता हो। यानी जिस राशि से किसी धर्म को अब पोषण किया जाता हो उसे कर देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 28 राजकीय शिक्षण संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा का निषेध करता है। यानी राज्य से पूर्णतः पोषित किसी भी शिक्षण संस्थान में कोई धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। तो गाइस बढ़ते हैं अपने अगले मौलिक अधिकार पर, जो है संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, जो अनुच्छेद 29 से 30 में आते हैं। तो आइए बात करते हैं अनुच्छेद 29 की। तो अनुच्छेद 29 अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण करता है। इसके अंतर्गत दो बिंदु हैं। इसमें पहला है भारत के राज्य क्षेत्र या उसके किसी भाग के निवासी नागरिकों के किसी अनुभाग को जिसकी अपनी विशेष भाषा, लिपि या संस्कृति है उसे बनाए रखने का अधिकार होगा। इसमें दूसरा बिंदु है राज्य द्वारा पोषित या राज्य निधि से सहायता पाने वाली किसी शिक्षा संस्था में प्रवेश से किसी भी नागरिक को केवल धर्म, मूल, वंश, जाति, भाषा या इसमें किसी के आधार पर वंचित नहीं किया जाएगा। तो बढ़ते हम अपने अगले अनुच्छेद पर, जो है अनुच्छेद 30। अनुच्छेद 30 शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार। इसमें भी दो बिंदु हैं। धर्म या भाषा पर आधारित सभी अल्पसंख्यक वर्गों को अपनी रुचि की शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अधिकार होगा। और दूसरा बिंदु कहता है कि खंड 1 में निर्दिष्ट किसी अल्पसंख्यक वर्ग द्वारा स्थापित और प्रशासित शिक्षा संस्था की संपत्ति के अनिवार्य अर्जन के लिए उपबंध करने वाली विधि बनाते समय राज्य यह सुनिश्चित करेगा कि ऐसी संपत्ति के अर्जन के लिए ऐसी विधि द्वारा नियत या उसके अधीन अवधारित रकम इतनी हो कि उस खंड के अधीन प्रत्याभूत अधिकार निर्बंधित या निराकृत ना हो जाए। और दूसरा बिंदु इसी में है, शिक्षा संस्थाओं को सहायता देने में राज्य किसी शिक्षा संस्था के विरुद्ध इस आधार पर विभेद नहीं करेगा कि वह धर्म या भाषा पर आधारित किसी अल्पसंख्यक वर्ग के प्रबंध में है। तो ये था अनुच्छेद 30। अब बढ़ते अपने अगले मौलिक अधिकार पर, जो है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जो अनुच्छेद 32 के अंतर्गत आता है। यह एक मौलिक अधिकार है जो भारत के प्रत्येक नागरिकों को संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त अन्य मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष याचिका दायर करने का अधिकार देता है। यानी यदि आपको लगता है कि आपके किसी भी मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है तो आप इस मौलिक अधिकार के द्वारा आप उसके खिलाफ याचिका दायर कर सकते हो, वो भी सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष। तो गाइस ये थे मौलिक अधिकार। तो बात करते हैं बंदी प्रत्यक्षीकरण पर। बंदी प्रत्यक्षीकरण एक प्रकार का कानूनी आज्ञापत्र होता है जिसे रिट कहते हैं, जिसके अंतर्गत किसी व्यक्ति को यदि गैर कानूनी तरीके से
बंदी बनाया गया है तो वह इस आज्ञा पत्र के द्वारा रिहाई ले सकता है। तो बात करते हैं परमादेश की। यह एक प्रकार का न्यायिक उपचार है जिसे न्यायालय की क्वींस बेंच डिवीजन लेती है, जिसका अर्थ होता है हमारा आदेश है। यह मुख्य तौर पर किसी अधिकारी या किसी निगम के खिलाफ लिया जाता है तथा इसके अंतर्गत निचली अदालत भी सम्मिलित है जिसके खिलाफ यह परमादेश जारी किया जाता है। तो गाइस, ये था मौलिक अधिकार। तो आशा करता हूँ कि आप इसके बेसिक कंसेप्ट्स को समझ गए होंगे। तो गाइस, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।